गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर का पहला आर्टिकल हमारा जो हिल स्टेशंस में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं उससे रिलेटेड है। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो एसेस करेंगे, मतलब देखेंगे कि उसकी कैपेसिटी क्या है। कोई भी हिल स्टेशन होता है, उसकी कैपेसिटी होती है वो कितने लोगों को वहाँ पर रख सकता है, मतलब कैपेबल है लोगों के लिए या नहीं है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया है कि हम उसकी कैपेसिटी को एसेस करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अब तक बहुत सारी डेथ हो चुकी हैं हिल स्टेशंस में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड अदर वेदर कंडीशन। तो उस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि हिल्स पे कम से कम प्रेशर दिया जाए, पॉपुलेशन को प्लेन एरिया में शिफ्ट किया जाए, और अगर हिल्स पे पॉपुलेशन रह रही है तो प्रॉपर असेसमेंट किया जाए कि वेदर कंडीशन, टॉरेंशियल रेन मतलब हैवी, मतलब वाटर का जो बादल का फटना होता है उसे एकदम बारिश को टॉरेंशियल रेन कहते हैं। तो इसमें कैसे बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सकता है लोगों को, तो मैं आपको ये बता दूं, अभी तक टोटल इंडिया का 15% जो लैंड मास है, 15% लैंड मास जो है वो लैंडस्लाइड प्रोन है। लैंडस्लाइड्स प्रोन मतलब उसके अंदर कभी भी वल्नरेबिलिटी आ सकती है, कभी भी वो स्लाइड्स कर सकता है, कभी भी लोगों के जीवन को लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए लैंडस्लाइड होती क्या है। अक्सर हम लैंडस्लाइड के बारे में बहुत सुनते हैं, मगर जब हम डेफिनीशन देने का नंबर आता है तो हम नहीं बता पाते। देखो, लैंडस्लाइड कुछ नहीं होती है, मूवमेंट होता है डेब्रिस रॉक का ड्यू टू अर्थ की ग्रेविटेशन। मतलब मैं आपसे यहाँ कहना चाह रहा हूँ, लैंडस्लाइड इज मूवमेंट ऑफ मास ऑफ डेब्रिस अर्थ कंक्रीट डाउन टू द स्लोप एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट होता है उसको हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी टाइप की लैंडस्लाइड होती है। कुछ टाइप की लैंडस्लाइड आपसे मैं शेयर कर देता हूँ, जैसे मुझे याद आ रहा। पहला होता है फॉल्स। फॉल्स क्या होता है? एब्रप्ट मूवमेंट होता है। देखो, पहला होता है फॉल्स। फॉल्स में क्या होता है? एब्रप्ट मूवमेंट होता है मास का ड्यू टू जियोलॉजिकल मटेरियल। ठीक है, जो वहाँ की जियोलॉजी होती है उसकी वजह से मास जो है एब्रप्ट मूवमेंट करता है, उसको हम फॉल्स कहते हैं। टॉपल होता है, सेकंड होता है। देखो, टॉपल। टॉपल क्या होता है? टॉपल्स में क्या होता है कि फॉरवर्ड रोटेशन होता है किसी पिवियोटल पॉइंट की वजह से। मान लो यहाँ पर पिवियोटल पॉइंट है, ये मान लो हिल स्टेशन पर गड्ढा है, इसकी वजह से ऊपर से मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट जो होगा, ये मूवमेंट, इसी को टॉपल कहा जा रहा है। टॉपल होता है। स्लाइड्स होता है। स्लाइड्स तो आप जानते ही हैं, लैंड जो है वो लैंड का कुछ पोर्शन स्लाइड करने लगता है। मान लो ये हिल स्टेशन है, देखो मैं बता देता हूँ, ये हिल स्टेशन है, इसका इतना पोर्शन, ये वाला, ये यहाँ से स्लाइड करने लगे, लोगों को पता भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे कुछ मीटर स्लाइड करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, स्लाइड हो गया। स्पीड क्या होता है? वेरी जेंटल स्लोप होता है, बहुत धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। जेंटल स्लोप का मतलब होता है बहुत ही कम स्लोप, ये बहुत कम स्लोप है, ये एब्रप्ट स्लोप है। तो यहाँ पर जो जेंटल स्लोप है ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये स्पीड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कोई भी मेंस का आंसर लिखते समय कि उसका रीज़न, उसके रीज़न क्या क्या है, क्यों अर्थ क्यों कह रहा हूँ, क्यों ये नेचुरल लैंडस्लाइड, ये क्लेमिटी आती है। देखो, पहला इसमें बहुत सारे रीज़न है, कुछ नेचुरल काउजेज आप नोट कर लीजिए। जैसे अर्थक्वेक आ जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक अर्थक्वेक हो गया। दूसरा हैवी रेनफॉल हो जाएगी, तब भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरा जो है एंथ्रोपोलॉजिकल काउजेज होते हैं। ये दो काउजेज मेजर काउज होते हैं जो नेचुरल काउज कहे जाते हैं, अर्थक्वेक और रेनफॉल। मगर एंथ्रोपोलॉजिकल काउज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, माइनिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल टूरिज्म हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से टेक्टोनिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं हिमालय में, पॉपुलेशन प्रेशर आ रहा है, नेचुरल
नेचर ऑफ रिवर का नेचर चेंज हो रहा। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या रीज़न होते हैं हिल स्टेशन पर जो ये क्राइसिस आते हैं। दूसरा आर्टिकल जो है वो G20 की समिट से रिलेटेड है। हम लोग जैसा जानते हैं अभी चाइना ने नया मैप इशू किया है, उस मैप की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया है, और उसके बाद चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ से जो G20 की समिट हो रही है उसे अटेंड करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट है G20 से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो 17th G20 की समिट जो हुई थी, G20 की समिट जो हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, अब याद रखना। तो इसका मतलब ये हो गया अब हमारे इंडिया में 2023 में क्या हो रही है, 18th समिट हो रही है। आपको सर्च मारना है G20 की थीम क्या है। अगर G20 की थीम आप सर्च मारेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी चीज़ों को याद रखने में। अब देख लेते हैं इसके कुछ बेसिक देख लेते हैं। G20 फॉर्म हुआ था 1999 में, ठीक है। ये 1999 में इसलिए फॉर्म हुआ था क्योंकि ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। तो इसलिए G20 को फॉर्म किया गया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस से ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को उभारा जा सके, इसलिए इसको स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो अक्सर मैं आपसे कहता हूँ इम्पॉर्टेंट है, ये 60% जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन को कवर करता है, 80% जो है ग्लोबल जीडीपी को कवर करता है और 75% ग्लोबल ट्रेड को कवर करता है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं G20 अप्रॉक्स सब में 50 से ऊपर कवर करता है। तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, G20 की पॉपुलेशन 50% से कम है, ट्रेड 50% से ज़्यादा है और ग्लोबल जीडीपी 50% से कम है, वहीं गलत हो जाएगा। सब चीज़ 50% से ज़्यादा है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन जो है यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी जो क्या कहते हैं सीट होती है, जो प्रेसिडेंसी होती है, वो एवरी ईयर रोटेट करती है। मैंने यहाँ पर आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट बताई, G20 कब फॉर्म हुआ, जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी में G20 का कितना शेयर है, और प्रेसिडेंसी कैसे 17th इंडोनेशिया से इंडिया की तरफ आई। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, ओणम से रिलेटेड है। हम जैसे आपसे हमने प्रॉमिस किया है कोई भी आर्टिकल आपका छूटेगा नहीं, डे टू डे सारे आर्टिकल कवर होंगे। बस आपको सब्र रखने की ज़रूरत है और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मटेरियल को और अच्छा कर सकें, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये आर्टिकल ओणम से रिलेटेड है। तो ओणम क्या है, ओणम हम लोग जानते हैं क्या होता है। ये अगस्त और सितंबर के टाइम पर ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, इन्हें हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहते हैं, पैडी फेस्टिवल, ठीक है। पैडी जब हार्वेस्ट होती है तो उसकी खुशी में ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। मगर धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सिटीज़ के डेवलपमेंट की वजह से इनका नेचर भी चेंज हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं चलता ओणम फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है, बस वो मना रहे हैं। मगर ये एक्चुअली हार्वेस्ट के लिए मनाए जाते थे। जब किंग महाबली जो है केरला में प्रवेश करते हैं और उनकी स्पिरिट जो है केरला में विजिट करती है, तो ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। ये चिंगम मंथ में मनाया जाता है। जो मलयालम कैलेंडर होता है कोलावर्षम कैलेंडर के अकॉर्डिंग चिंगम मंथ आता है, उस फेस्टिवल में ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। ये देखो पुलिकली है, ये सब आपको याद रखना है। पुलिकली मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। पुलिकली एक टाइगर डांस होता है, देखो ये टाइगर की ड्रेसेस वगैरह पहने हुए हैं। आगे पॉइंट देख लेते हैं, मैंने आपको बता ही दिया ये पैडी फेस्टिवल है, ठीक है। अब देखो इस ओणम फेस्टिवल में जो कई हफ्ते या फिर कई दिन चलता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो पहली एक्टिविटी है पोकोलम होती है। पोकोलम क्या होता है, रंगोली मेड विद फ्रेश फ्लावर के थ्रू रंगोली बनाई जाती है, उसे पोकोलम बोलते हैं। बोट रेस होती है, वल्लम कली बोलते हैं। टाइगर डांस होता है, जैसे ऊपर दिखाया गया, पुल्ली कली बोलते हैं। ओणम डांस होता है, जिसे कई कोटुकली बोलते हैं। और मास्क डांस होता है, कुम्माट्टी कली बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ओणम के बारे में जानी। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं वो चेंज हो गए हैं, जो अब हमारे इंडियन ओरिजिन के सान मुगरत्नम को बनाया गया है, ठीक है। सान मुगरत्नम को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया। ये एक्चुअली एक इकोनॉमिस्ट थे
और इंडियन ओरिजिन के हैं, पहले ये डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। तो ये चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है कि कैसे इंडियन ओरिजिन के लोग ऑल ओवर वर्ल्ड छाए हुए हैं। आप अमेरिका में देखेंगे 22 प्रेसिडेंट, सिंगापुर में देख लीजिए, मलेशिया में भी आपको मिलेंगे, हर कहीं आपको, कनाडा में भी आपको मिलेंगे। तो इंडियन ओरिजिन के लोग हर कहीं छाए हुए हैं। अगला आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि जीएसटी का कलेक्शन डे टू डे बढ़ रहा है, मगर इस मंथ में 3 मंथ लो रहा। अगस्त का कलेक्शन जो पहले के 3 मंथ थे उससे कम ही रहा। तो यही चीज़ बताई गई है कि जीएसटी को कैसे कलेक्ट किया जाता है और सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम बेसिक्स देख लेते हैं। देखो, जीएसटी क्या है? एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स से आप जान लीजिए, जीएसटी को लाने का पर्पस जो था वो केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंटीग्रेट करना था। इनडायरेक्ट, जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, जैसे चुंगी टैक्स। जैसे मान लो आप केरला से चले और तमिलनाडु में गए तो एक टैक्स लगा, तमिलनाडु किसी डिस्ट्रिक्ट से चले दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फिर टैक्स लगा। इस कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी लाई थी, मगर इसका पर्पस थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है, क्योंकि इससे कई लोगों को कई बार टैक्स देना पड़ता है और फ्रॉड के केसेस भी इमर्ज होकर आ रहे हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया हमारे इंडिया में और कैसे अप्लाई होता है। देखो, ये वैल्यू एडेड टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, ओवरऑल कंज्यूमर के द्वारा दिया जाता है। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो कंज्यूमर के द्वारा दिए जाते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्स में जैसे कॉरपोरेट टैक्स हो गया वो कंपनी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स जो है कंपनीज के द्वारा दिया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे मान लो पार्ले जी का प्राइस 5 रुपये है, अब 5 रुपये में बहुत सारे टैक्स भी इन्वॉल्व होंगे, 1 रुपया टैक्स इन्वॉल्व है, तो ये टैक्स जो है गवर्नमेंट को बिकने के बाद दे दिया जाता है। ठीक है, अवेलेबल ऑन सप्लाई साइड, मतलब ये टैक्स जो होता है सप्लाई साइड पर लगता है। जो पुराना कॉन्सेप्ट था ना, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर लगता था, उसकी सेल के प्रोविज़न में लगता था, उसको ख़त्म कर ये सप्लाई साइड पर लगता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। पहले क्या होता था, जहाँ से प्रोडक्ट ओरिजिन होता था वहाँ पर टैक्स लगता था, मगर अब इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कर दिया गया, अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्स। अब आप ये देख लीजिए, मैंने ये आपको बताइए 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। मैंने आपको पहले कहा है, आपको 100, 101, 102 और 103 और 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पता ही होना चाहिए, ये किससे रिलेटेड है। मैं आपसे 100 डिस्कस कर चुका, 101 डिस्कस कर चुका, 103 भी डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसे ही सब डिस्कस तो हो जाएगा, मगर आप खुद से सर्च करेंगे और उसका माइंड मैप बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी याद रहेगा। आप ये बात सोच लीजिए, आप सुनते हैं चीज़ों को, उसको अगर रिवाइज़ नहीं करते हैं या फिर उसको माइंड मैप नहीं बनाते हैं तो आपको चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, आपको चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा, आप चीज़ें भूल जाएंगे। इसलिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि वो आपके माइंड में रहे। अब आप देख लो सेंट्रल जीएसटी में क्या क्या आता है। सेंट्रल जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी आती है, मैंने कहा नहीं, जो पहले टैक्सेस थे उनको सबमर्ज कर गया। सर्विस टैक्स आता है, देखो सर्विस टैक्स पहले सेंट्रल कलेक्ट करती थी, केवल सेंटर के हक में आता था सर्विस टैक्स, क्योंकि सेंटर ने इसे अपनी यूनियन लिस्ट में रख लिया था, मगर जीएसटी के अंदर सेंट्रल जीएसटी में आता है। और स्टेट जीएसटी टू कवर, अच्छा स्टेट जीएसटी में जो है वैट और लग्जरी टैक्स कवर हो। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होता है वो इंटर स्टेट ट्रेड में लगता है। अब आर्टिकल 246 देख लो, इसी के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था कि स्टेट जीएसटी से रिलेटेड लॉ बना सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ स्टेट जीएसटी से रिलेटेड बना सकता है लॉ, क्योंकि आर्टिकल 246 ये कहता है स्टेट हैव अ पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब स्टेट के पास भी पावर है, वो टैक्स लगा सकता है गुड्स एंड सर्विसेज पे अगर वो सेटिस्फाई नहीं है जीएसटी से। तो ये चीज़ यहाँ देखने की है, ये चीज़ ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, आपसे पूछेगा क्या जीएसटी ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी के रूल्स बनाए जा सकते हैं, तो वो सही होगा, मगर आप गलत कर दोगे।
आर्टिकल 279 हम जानते ही हैं, प्रेसिडेंट जैसे ही ये लॉ आएगा उसके बाद प्रेसिडेंट जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए कहेगा। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा और जो नॉमिनेट किए जाएंगे मेंबर वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे। इसमें अदर क्या है कि जो स्टेट के पास, वो सेंटर के पास 1/3 वोटिंग पावर, 1/3 का मतलब होता है 33% अप्रॉक्स। 33% सेंटर के पास है, 2/3 स्टेट्स के पास है। सारे स्टेट्स के पास अप्रॉक्स 65% है। और कोई भी डिसीजन 3/4 से होता है, ये इंपॉर्टेंट, 3/4 से 75% से। अगर मान लो कि डिसाइड होना है कि गोल्ड पर हर स्टेट में टैक्स लगेगा 5%, अगर ये डिसाइड होना है तो 75% स्टेट्स का, मतलब टोटल 75% वोट चाहिए, तब ये बिल पास हो पाएगा, मतलब ये प्रोविज़न पास हो जाए। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि कैसे सेंटर का शेयर होता है, स्टेट का शेयर होता है। जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट करती है, आईटीजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और यूनियन टेरिटरी वाली यूनियन टेरिटरी करती है। वही बात बताई गई है। इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन सी तारीख को आया बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से स्लैब्स हैं इसमें, 0, 5, 12, 18, 28। 28 में सबसे ज़्यादा सिनगोट्स वगैरह रखे जाते हैं। तो आज के हमने ये आर्टिकल डिस्कस किए। आपको कोई भी परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।